प्रकाश अपने पतली झिल्ली अथवा छेद से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों हेडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंज को भी आपने अवश्य देखा होगा। चित्र 15.1 ए इस प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। चित्र 15.1 बी के अनुभव क्या संकेत करते हैं? ए वाले में रेल इंजन का अग्रदीप, बी वाले में ये चित्र दिखाया गया है लाइट हाउस प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश एक सरल अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की और पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। चित्र 15.2 बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? ये सीधी पाइप से बूझो द्वारा देखे गए मोमबत्ती की ज्वाला, एक मोमबत्ती की ज्वाला ए सीधे तथा बी में मुड़े हुए पाइप से देखना। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेटें अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? चित्र 15.3 में देखिए जल में वस्तुओं का परावर्तन। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिससे में आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। चित्र 15.4 में दिखाया गया कुएं के पानी द्वारा परावर्तन 15.4 चित्र में दिखाया गया है। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.1 टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़ों से ढकिए जिसमें 3 पतली झिर्रियां स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। चित्र 15.5 अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। चित्र 15.5 में एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परावर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाएं कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती हैं? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है।
बुझो पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। बुझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। क्या आप उसे सहमत हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 15.2 चेतावनी। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर की किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इस प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। चित्र 15.6 यहाँ मोमबत्ती की बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण। ये समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान अमाप साइज का दिखाई देता है। बुझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप। शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। चित्र 15.7। बिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? ये चित्र 15.7 में दर्पण समतल दर्पण के में प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। पहेली ने अपने नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज का समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। दक्षिण या वाम। अब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। क्रियाकलाप 15.4। हाथ वाम प्रतीत होता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? चित्र 15.8। अब आपने वाम बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बुझो ने सड़कों पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड्स में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता।
अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटी दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये चित्र एम्बुलेंस लिखा हुआ है, रोगी वाहन के लिए एम्बुलेंस जो होने वाले को सीधा दिखे। गोलीय दर्पणों से खेल। पहेली तथा बुझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बुझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5 स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? चित्र 15.10 आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? ये चित्र में देख बाहरी पृष्ठ पर पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब इसमें दिखाया गया है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। चित्र 15.11 अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब को भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। चम्मच के वक्रित मतलब गोलाकार चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रीय दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र 15.12 चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए दोनों अलग अलग डिफरेंस हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। चित्र 15.13 सावधान। गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। चित्र 15.13 में दिखाया गया है। ये उत्तल पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है। अंदर वाला अवतल, बाहरी पृष्ठ उत्तल गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। क्रियाकलाप 15.6 चेतावनी। क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक
आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको ये सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। चित्र 15.14 दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में देखिए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड कोई प्रबंध जो दर्पण की स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है पर लगाइए। गत्ते की किसी सीट लगभग 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगा। इमेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये चित्र ए में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण द्वारा बनने वास्तविक प्रतिबिंब, ये देखिए चित्र ए और बी में बनाए गए हैं। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? चित्र 15.16 में दिखाया गया है। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब सारणी 15.1 में बना सकते हैं। बिंब की दर्पण से दूरी बिंब प्रतिबिंब की प्राकृतिक 50 सेंटीमीटर पर बिंब की छोटा या बड़ा, उल्टा या सीधा, वास्तविक या आभासी 40 पे, 30 पे, 20 पे, 10 पे, 5 सेंटीमीटर पे करके आप देख सकते हैं। दर्पण हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। चित्र 15.17 में दिखाया गया। दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए टार्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ को आकृति भी अवतल है। चित्र 15.18 में ये चित्र दिखाए गए हैं। टार्च के परावर्तक दिखाए गए हैं। बुझो ने अपने नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। क्रियाकलाप 15.8 क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। चित्र 15.19 अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। ये चित्र में मोमबत्ती चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पास तो दर्पण साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान
सकते हैं। ये उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बन सकते हैं, अतः ये चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। चित्र 15.20 में आपको दिखाया गया है, ये गाड़ी की शीशा दिखाई गई है। उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस, हैंड लेंस देखा होगा, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र 15.21 संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये आवर्धक लेंस जो बड़ी अक्षर करके दिखाता है, एक आवर्धक लेंस कहलाता है। छोटे अक्षरों को व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। चित्र 15.22 यानी 22A में जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। चित्र 15.22B ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस ए वाले में दिखाया गया, बी वाले में अवतल लेंस। चेतावनी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकस न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। क्रियाकलाप 15.19 एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को लेंस उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? ये लेंस रखा हुआ है। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का एक वास्तविक प्रतिबिंब। जब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देती है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। चित्र 15.24A इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश की अपसारित बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। चित्र 15.24B में दिखाया गया है। ए वाले में अभिसारी और बी वाले में अपसारी चित्र में दिखाए गए हैं। 24 वाले में चित्र में ये देख सकते हैं। आइए देखें क्रियाकलाप 15.10 एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें, एक स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। चित्र 15.25 के अनुसार चित्र में रखी हुई है। ए वाले में, बी वाले में देखिए इन दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी? अब लेंसों से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। चित्र 15.25 प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों
का सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो। चित्र 15.25। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटे हैं। चित्र 15.25 में 2.27 अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखलाई देता है। चित्र 15.28 इंद्रधनुष दिखाई गई है। ये इंद्रधनुष बन रही है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इस प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपके अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। चित्र 15.29 में ये सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। पहली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। क्रियाकलाप 15.11 कांच की एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र 15.30 में यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपने नोटबुक में लिखिए। ये कलर से आती है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.12 लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते को एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र 15.31 में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक। इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में ये 7 वर्ण होते हैं। ए वाले में 7 वर्ण वाली कोई डिस्क दिखाई। बी वाले में तेजी से घूमती हुई यह श्वेत प्रतीत होती है। जब यह तेजी से घूमेगी तो श्वेत प्रतीत होगी, अन्यथा यह 7 वर्णों वाली होगी। घूर्णन कर घूम सकते हैं। चित्र 15.31 डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। अब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। चित्र 15.31 बी इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन का डिस्क कहते हैं। पहली की को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क को सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया। चित्र 15.32 जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। 7 वर्णों वाला लट्टू
प्रमुख शब्द अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बीम, आवर्धक लेंस, पश्च दृश्य दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासीय प्रतिबिंब, अभिसारी अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। क्या आपने सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुगमन करता है, कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब दर्पण पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तु को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अभ्यास प्रश्न विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप परियोजना। दर्पण से खेलिए। कागज की एक पतली शीट, पॉलीथीन या कांच पर स्केच पेन से अपना नाम लिखिए। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए। अब दर्पण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिंब को देखिए। पानी में जलती मोमबत्ती, जूते का एक खाली डिब्बा लिया हो, इसमें छोटी जलती हुई मोमबत्ती रखिए। पारदर्शक कांच की एक शीट लगभग 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इस मोमबत्ती के सामने रखिए। चित्र 15.30 कांच की शीट के पीछे मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। इसी स्थिति पर पानी से भरा एक गिलास रखिए। अपने मित्रों से कांच की शीट के आर पर मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखने के लिए कहिए। अपने मित्रों को यह देखकर आश्चर्य होगा कि मोमबत्ती पानी में जल रही है। एक कारण की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। पानी में जलती मोमबत्ती। इंद्रधनुष बनाएं। स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए। इस परियोजना को आप प्रातःकाल और या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बाग में पानी देने के लिए काम आने वाले मोटा पाइप लीजिए। अपने सामने पाइप का एक फव्वारे बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण देख सकते हैं। किसी विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क या गांव के मेले में हास्य गैलरी, हंसी के गोले गप्पे देखिए। वहां पर आप कुछ बड़े दर्पण देखेंगे। इन दर्पणों में आप अपना विकृति तथा हास्य कर प्रतिबिंब देख सकते हैं। यहाँ उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के प्रकार जानने का प्रयत्न कीजिए। किसी समीपस्थ अस्पताल में जाइए। आप किसी दंत या नेत्र चिकित्सक या नाक, कान व गले के विशेषज्ञ के चिकित्सालय में भी जा सकते हैं। डॉक्टर से उन दर्पणों को दिखाने का प्रार्थना कीजिए जो कान, नाक, गला, आंख तथा दांतों देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या आप इन यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का पहचान सकते हैं? भूमि का खेल, रोल प्ले। इस खेल को कुछ बच्चों के समूह ग्रुप मिलकर खेल सकते हैं। एक बच्चे को बिंब की भूमिका करने को दी जाएगी तथा दूसरा बच्चा इस बिंब की प्रतिबिंब को भूमिका करेगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के प्रतिबिंब की भूमिका निभाएगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। बिंब अपने अंगों से कुछ गतियां करेगा, जैसे अपना एक हाथ उठाएगा, एक कान पकड़ेगा आदि। प्रतिबिंब की बिंब के एक्शन के अनुसार जिस प्रकार प्रतिबिंब एक्शन करता है वैसे ही एक्शन करना होगा। बाकी ग्रुप प्रतिबिंब के एक्शनों को देखेगा। यदि प्रतिबिंब सही एक्शन नहीं कर पाता तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। दूसरा बच्चा लेगा और आगे खेल बढ़ता जाएगा।
आप अपने नियम बनाकर इस उसके अनुसार अंक देने का कोई विधि तय कर सकते हैं। जो ग्रुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वह विजयी घोषित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं? कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था, जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के सायरक्यूज सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र 15.34 में दर्शाए अनुसार दर्पण को लगाया। दर्पण को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। आर्किमिडीज के दर्पण प्रयोग।